अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सऊदी बैंक कार फाइनेंसिंग में और इस्लामिक बैंक कार फाइनेंसिंग में क्या फ़र्क है। आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो इस्लामिक बैंक से हासिल की जाने वाली गाड़ी को कन्वेंशनल बैंक से हासिल की जाने वाली गाड़ी से मुख्तलिफ बनाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कन्वेंशनल बैंक से हम गाड़ी किस तरह से हासिल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस्लामिक बैंक से गाड़ी हासिल करने का क्या तरीका, और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों तरीकों से हासिल की जाने वाली गाड़ियों में असल में फ़र्क क्या है जो इस्लामिक बैंकिंग को कन्वेंशनल बैंक से मुख्तलिफ बना रहा होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कन्वेंशनल बैंक के लिए जो क्राइटेरिया होता है, एक तो सिंपल सा ये है कि पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, 22 से 60 साल के दरमियान होना चाहिए, और उसके साथ साथ मिनिमम जो इनकम या सैलरी होनी चाहिए वो 20,000 होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी जो मिनिमम मंथली इनकम होनी चाहिए वो 25,000 रुपये होनी चाहिए। इस तरह की कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो फॉलो करता है जो भी बंदा, तो वो गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकता है। अब कन्वेंशनल बैंक क्या करते हैं, वो जो भी कस्टमर इस रेंज में फॉल कर रहा होता है उसको जो एक गाड़ी उसकी रिक्वायर्ड होती है वो उसको ऑफ़र कर रहे होते हैं। अब ये सारा का सारा जो निज़ाम होता है वो सूद के ऊपर बेस कर रहा होता है। अब कोई भी कस्टमर जो गाड़ी लेना चाहता है वो खुद से भी इस गाड़ी की कीमत मालूम कर सकता है। इसके लिए तमाम बैंकों की वेबसाइट के ऊपर कार कैलकुलेटर गिवन होते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप हर गाड़ी की कीमत और उसके ऊपर दिया जाने वाला सूद सारे के सारे आप मालूम कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि बैंक अल का कैलकुलेटर हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो बैंक अल का कैलकुलेटर जो ही हम ओपन करते हैं तो पूछा जाता है कि आप गाड़ी कौन सी लेना चाहते हैं और उसका मॉडल कौन सा। सपोज जैसे हम सुजुकी ले रहे हैं, उसका आल्टो वीएक्स और मॉडल ले रहे हैं, और उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपने डाउन पेमेंट कितनी करनी है, वो हम 25% कर लेते हैं। फिर कितने साल के लिए आपने लेना है, वो हम 5 साल कर लेते हैं। फिर हमें कहा जाता है कि आपने ट्रैकर लेना है या नहीं लेना, और वो सारी डिटेल लिखने के बाद हम कैलकुलेट के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप देख लें कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी की हम खुद से भी मालूम कर सकते हैं कि ये गाड़ी हमें कितने में पड़ेगी, इसके मार्केट प्राइस कितनी है, और उसके साथ साथ इसके ऊपर सूद कितना चार्ज किया जाता है, और फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, और उसके साथ साथ जो आखिरी 5वां साल है हमें पर ईयर कितनी इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी पड़ती है। तो ये तरीका सऊदी बैंक का कि आपको पहले से मालूम होता है कि कितने हर गाड़ी के ऊपर कितना इंटरेस्ट हमें चार्ज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इस्लामिक बैंक हमें गाड़ी किस तरह से ऑफ़र कर रहे होते हैं। इस्लामिक बैंक जो रूल को फॉलो कर रहे होते हैं वो इजारा निज़ाम होता है। इजारा के मतलब होते हैं किरायादारी सिस्टम। मींस बैंक हमें जो भी गाड़ी दे रहा होता है वो एक किरायादारी निज़ाम के ज़रिए दे रहा होता है। अब बेसिकली बैंक क्या करता है, बैंक जब भी हम गाड़ी के लिए अप्लाई करते हैं इस्लामिक बैंक में, तो बैंक हमसे पूछ रहा होता है कि इस गाड़ी के लिए आपने कितने पैसे लगाने हैं। सपोज जैसे गाड़ी 10 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए हम लगा रहे हैं और 5 लाख रुपए हमारी जगह पे बैंक इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे देख लें कि हमारी ऑनरशिप जो है दोनों की हो गई, हम भी पार्टनर हैं गाड़ी में और बैंक भी पार्टनर है। तो जो हिस्सा बैंक का है उसके एवज बैंक हमसे रेंट चार्ज करेगा, और जब तक गाड़ी का सारी की सारी कीमत पूरी नहीं हो जाती है उस वक्त तक ये बैंक हमसे रेंट चार्ज करता रहता है। अब जो मेन डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट में वो बेसिकली ऑनरशिप ट्रांसफ़र का भी होता है। हम जब कन्वेंशनल बैंक से गाड़ी ले रहे होते हैं तो जो ही हम डाउन पेमेंट करते हैं वो हम 20% करें, 25% करें, जितने भी हम डाउन पेमेंट करते हैं तो उसके बाद बैंक जो है गाड़ी की मलकियत हमारे ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन इस्लामिक बैंक जो है वो गाड़ी की मलकियत हमें ट्रांसफ़र नहीं कर रहा होता है। शुरू में जब हम डाउन पेमेंट वगैरह कर रहे होते हैं वो उसी टाइम हमें ट्रांसफ़र कर रहा होता है जब तक हम गाड़ी के सारा रेंट ना अदा कर लें। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेन डिफरेंसेस हैं जिसकी बेस पे इस्लामिक बैंक कन्वेंशनल बैंक दोनों से हासिल की जाने वाली गाड़ी मुख्तलिफ है। एक तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि जो सबसे मेन डिफरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट का है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो इस्लामिक बैंक्स होते हैं वो ऑनरशिप हमें ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, जो कन्वेंशनल बैंक्स होते हैं वो हमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस्लामिक बैंक में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रेंट या इजारा का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बेसिकली हम बैंक से गाड़ी ले रहे होते हैं और उसके एवज हम रेंट पे कर रहे होते हैं। और जबकि कन्वेंशनल बैंक कह रहा होता है कि आपने जो गाड़ी लेनी है पहले से हम मुतय्यन कर लेते हैं कि गाड़ी की जो मार्केट प्राइस है उससे आपने इतने ज़्यादा पैसे देने, और वो जो गाड़ी की कीमत होती है वो भी आपने देनी होती है, और उसके ऊपर जो चार्ज किया जाने वाला सूद है वो भी हमने पे करना होता है। उसके साथ साथ जो दूसरा मेन फ़र्क है इन दोनों सिस्टम में वो रिस्क ऑफ लॉस का भी है। रिस्क ऑफ लॉस से मुराद यह है कि जब कन्वेंशनल बैंक में कोई बंदा बैंक से गाड़ी ले रहा होता है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी किस्म का लॉस हो जाए तो वो ज़ाहिर ऑनरशिप हमें ट्रांसफ़र होती है, तो इसलिए उसके ऊपर जो भी लॉस होगा वो हमें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब गाड़ी सारी की साया मुकम्मल ज़ाया हो जाती है तो जो हमने इंश्योरेंस वगैरह अगर करवाई होगी उसमें अगर कोई रिकवरी हो जाती है तो होगी, अदरवाइज वो सारा का सारा लॉस हमें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जो इस्लामिक बैंक्स हैं उसमें रिस्क ऑफ लॉस जो है वो बैंक को ट्रांसफ़र होता है, बैंक उस लॉस को बर्दाश्त कर रहा होता है। अब उसके लिए भी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो मुख्तलिफ बैंक्स के लिए मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये मेन डिफरेंस है इस्लामिक में और कन्वेंशनल में। उसके बाद जो तीसरा फ़र्क है इन दोनों में इंस्टॉलमेंट्स का और या लीजिंग का फ़र्क है।
इस इंस्टॉलमेंट और लीजिंग यहाँ पे फ़र्क क्या है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कन्वेंशनल बैंक्स में, जो ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हम डाउन पेमेंट करते हैं, तो उसके बाद हमारे इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती हैं। अब गाड़ी हमें 2 माह के बाद मिले, 3 माह के बाद मिले, हमारे इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस्लामिक बैंक में क्या होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जब हमें गाड़ी हमें मिलती है तो उसके बाद ही हमसे रेंट चार्ज किया जाता है, उससे पहले हमसे रेंट चार्ज नहीं किया जाता है। चौथे नंबर पे जो मेन फ़र्क है वो लेट फ़ी का है। लेट फ़ी से मुराद यह है कि सपोज जैसे कन्वेंशनल बैंक्स में अगर हम ड्यू डेट के ऊपर इंस्टॉलमेंट पे ना करें तो हमें उसके ऊपर मज़ीद पेनल्टी वगैरह चार्ज की जाती है, समझ लें कि मज़ीद सूद हमसे उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। जबकि इस्लामिक में ये डिफरेंस है कि हमसे लेट फ़ी नहीं चार्ज की जाती है, लेकिन यहाँ पे पेनल्टी के तौर पे वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, आपसे कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे होते हैं जो हम फर्दर डोनेट कर देते हैं, वो बैंक की इनकम में शामिल नहीं होता है, बल्कि वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए आगे लगा देते हैं। तो ये कस्टमर को पेनल्टी के तौर पर ये चैरिटेबल कुछ ना कुछ अमाउंट लेते हैं इस्लामिक बैंक्स और उसको आगे वो डोनेट कर देते हैं, अपनी इनकम में शामिल नहीं करते हैं। जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं जो भी वो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे होते हैं तो या लेट फ़ी की सूरत में जो पेनल्टी वगैरह ले रहे होते हैं तो वो अपनी इनकम में शामिल कर देते हैं। उसके बाद जो मेन फ़र्क है इन दोनों में, एक वो होता है एडवांस रेंट का, कि जो जितने भी कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो एडवांस जो या डाउन पेमेंट ले रहे होते हैं वो उसी में उसकी अमाउंट में एडजस्ट हो जाती है, और इसी तरह जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो भी हमसे एडवांस रेंट ले रहे होते हैं और वो भी गाड़ी की कीमत में वो एडजस्ट कर लेते हैं। और लास्ट पे जो छठा डिफरेंस है वो है कंप्लीशन ऑफ टेन्योर का। कंप्लीशन ऑफ टेन्योर से मुराद यह है कि इस्लामिक बैंक ये कहता है कि आपने हमसे गाड़ी ली हुई है, उसके बदले आप हमसे रेंट ले रहे हैं और हम आपसे रेंट ले रहे हैं। अब जब वो रेंट जब गाड़ी की कीमत के बराबर हो जाएगा या जो एक्स्ट्रा वो उससे चार्ज कर रहे होते हैं वो जब कंप्लीट हो जाता है तो इस्लामिक बैंक ये कहता है कि हम जो ही वो कंप्लीट हो जाता है तो बैंक की तरफ से आपको वो गाड़ी गिफ्ट की जाती है। जबकि कन्वेंशनल बैंक ये कहता है कि आपने जो गाड़ी की कीमत होती है प्लस जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होती है तो वो आप जो ही कंप्लीट करते हैं तो बैंक का और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपने कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी होती है, जबकि आप गाड़ी के मालिक पहले से ही बने होते हैं। तो ये कुछ मेन फ़र्क हैं जो इस्लामिक बैंक्स को या इस्लामिक बैंक से हासिल की जाने वाली गाड़ी को कन्वेंशनल बैंक से हासिल की जाने वाली गाड़ी से मुख्तलिफ बना रहे होते हैं। अब जहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं कन्वेंशनल बैंक्स के लिए गाड़ी की कीमत मालूम करने के लिए, इसी तरह इस्लामिक बैंक्स के भी कैलकुलेटर होते हैं जिनको यूज़ करके हम मुख्तलिफ गाड़ियों का किराया वगैरह मालूम कर सकते हैं।